Hello friends, today is 6th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, 5 indicators that RBI dropped the ball on managing inflation. तो रिसेंटली जैसा पता है कि MPC की मीटिंग के बाद RBI ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं. उसके अलावा 5 इंडिकेटर्स हैं, उनको चेंजेस किए हैं. तो पूरा का पूरा वो जो भी स्टेप्स लिए हैं RBI ने वो इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए लिए गए हैं. तो पहला आर्टिकल उसी से रिलेटेड है कि RBI ने क्या किया कि वो इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रेट्रो इफेक्ट ऑन बेनामी लॉ कीनली अवेटेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी जो लॉ था, बेनामी लैंड एक्ट जो लॉ था, उसके ऊपर एक रूलिंग दी थी और उसको अभी तक इफ़ेक्ट में नहीं लाया गया. तो उसके ऊपर कैसा वो इफ़ेक्ट के लिए वेट किया जा रहा है कि कब वो रेट्रो इफेक्ट उसके ऊपर लाया जाएगा. तो उसके बारे में एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, द स्टेटस ऑफ GST कंपनसेशन ड्यूज़. जब स्टार्टिंग में GST लगाया गया था तब काफ़ी स्टेट्स ने ये कहा था कि हमें GST से नुकसान होगा. उसको रिकवर करने के लिए स्टेट ने एक GST कंपनसेशन सेस दिया था कि GST कंपनसेट जो भी नुकसान होगा GST लगाने से तो वो सेंटर है वो कंपनसेट करेगी. तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है, कितने ड्यूज़ बाकी हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है, उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू द फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ रशियन ऑयल सैंक्शंस इन यूरोप. तो जैसा सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे थे. अब जो उसके ऑयल्स के ऊपर सैंक्शन लगे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा यूरोप के अंदर, उसके बारे में एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, इकोनॉमिक स्पीड बम्स येस बट नो ब्रेक डाउन. ये आर्टिकल नेपाल इंडिया रिलेशंस के ऊपर है कि जैसे श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रही, इकोनॉमिक क्राइसिस, वैसे ही नेपाल के अंदर भी थे और इंडिया के अंदर भी थे, लेकिन दोनों ने ही उसको ज़्यादा इफेक्ट में ना लाते हुए उसको कंट्रोल किया. तो उसके बारे में बात की जाएगी कि इकोनॉमी के अंदर स्पीड बम्स बहुत सारे थे लेकिन ब्रेकडाउन कहीं पे भी नहीं हुआ. कहीं पे भी वो इकोनॉमी या जो पर्टिकुलर कंट्री था वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर नहीं गया एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका. राइट. मूविंग ऑन द लास्ट आर्टिकल, इन्फ्लेशन कंट्रोल लीड्स अनदर मॉडल. तो पहला जो आर्टिकल था जो बात कर रहे थे कि RBI ने इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए इंडिकेटर्स में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए एक पूरा ही नया मॉडल चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. राइट. दीज आर द 6 आर्टिकल विल बी कवरिंग टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. What would be the impact of Russian oil sanctions in Europe? अभी कौन से सैंक्शंस की बात हो रही है? अभी रशिया ने अभी फेब में यूक्रेन पे अटैक किया था. तो अब इसके रिटेलिएशन में जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं, US, यूरोप और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे काफ़ी. तो अभी जो ये सैंक्शन की बात करें वो है ऑयल सैंक्शंस. और ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द यूरोपियन यूनियन हैज़ प्रपोज्ड अ फेज्ड एम्बार्गो ऑफ रशियन ऑयल, टाइटनिंग इट्स सैंक्शंस ऑन मॉस्को फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. कि मतलब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया ना कि जो एम्बार्गो उन्होंने लगाया है, एम्बार्गो यहाँ पे क्या है? सैंक्शंस. जो सैंक्शंस लगाए हैं रशियन ऑयल पे, तो ये उसकी बात हो रही है कि अब वो और टाइटन करेंगे और इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा. व्हाट डज़ द यूरोपियन यूनियन करंटली इम्पोर्ट. तो अभी जो करंटली जो यूरोपियन यूनियन का क्या सिनेरियो है, मतलब वहाँ पे जो ऑयल इम्पोर्ट है वो कहाँ से आता है, किस में यूज़ होता है. According to International Energy Agency, European Union imported 2.2 million barrels of crude oil and 1.2 million refined oil products before the war. मतलब वॉर से पहले कब ये सिनेरियो था कि इतना इम्पोर्ट किया. अभी यूज़ कहाँ पे आता है? एक तो कार्स. फिलिंग अप कार्स विल प्रोबेबली गेट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि अब वो टाइटन करने जा रहा है जो भी सैंक्शंस है. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कार्स पे, कि अब जब आप कार रिफिलिंग करते थे वहाँ पे यूरोप में तो वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा. यूरोप इम्पोर्ट्स नॉट ओनली क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया बट ऑल्सो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स सच एज डीजल टू फ्यूल industrial or passenger vehicle. Importing diesel from a field other than Russia will mean increased freight cost, thus higher prices at filling station. मतलब कि अब रशिया के अलावा आप कहीं और से अगर आप इंपोर्ट करते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्बार्गो लगाया है तो अब इस यहाँ से तो करना ही पड़ेगा ना इंपोर्ट, और इससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा. अब जब हायर फ्राइट कॉस्ट होगा तो वो कॉस्ट क्या होगा? कंज्यूमर्स तक भी जाएगा. तो जो कंज्यूमर्स को पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा. रिफाइनरीज डिपेंडिंग ऑन रशियन ऑयल. रशियन ऑयल मेक्स अप अ फिफ्थ ऑफ ऑयल रिफाइंड इन यूरोप अकॉर्डिंग टू IEA. मतलब रिफाइनरीज जो रशियन ऑयल है ना वो यूरोप का फिफ्थ जो है वो डिपेंड करता है. Some refineries producing fuel from gasoline to jet fuel as well as refineries in the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland get fed Russian crude oil. मतलब ये सब जो मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज है ना ये यूरोपियन में, वहाँ पे क्रूड कहाँ से आता है? रशिया से. मतलब 1/5 ऑफ जो रिफाइंड यूरोप में जो ऑयल आता है ना वो रशिया से ही आता है. Supplies along Zurba have been fluctuating sharply in recent years, with deliveries running as high as 1.5 million
बैरल पर ये वो होता है BPD. While declining in recent months, Poland can switch to seaborne supplies from places like Saudi और Norway via Dansk port in the Baltic Sea. मतलब वही है कि अब ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप रशिया में एम्बार्गो लगा रहे हो तो ऑल्टरनेटिव्स यू हैव टू लुक फॉर इट. जर्मन बाल्टिक सीपोर्ट ऑफ रोस्टॉक बट नॉट इनफ फॉर देम टू रन एट फुल कैपेसिटी. मतलब वही है कि जो भी है सप्लाईज बट वो फुल कैपेसिटी पे रन कर पाएंगे कि नहीं, दैट इज वी हैव टू सी इन द फ्यूचर. Poland is trying to replace all Russian crude in its refineries and could route some of the oil arriving in Dansk to, ये पोर्ट का नाम है जो कि बाल्टिक सी में ओपन होता है. अब ये सब प्लेसेस इन न्यूज़ है ना, इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. टू 2 जर्मन रिफाइनरीज बट द डिटेल्स हैव नॉट बीन. मतलब वही है कि अभी ये लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं बट अभी डिटेल्स हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं. Hurdles ahead. Changing the existing supply routes will mean higher feedstock prices for 2 of the Germany's biggest refineries, feeding into higher prices for end consumers. कि वही है, अगर फ्राइट कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज अगर आप पूरी सप्लाई रूट ही अपना चेंज करें, अभी आप इस पर पूरे स्टैब्लिश थे, आपको पता था कि ये प्राइसेस आने वाले हैं, तो कंज्यूमर्स को भी उसी प्राइस पे देते थे. बट अगर आप रूट चेंज कर रहे हो तो उसके अल्टीमेटली है कि उसके फ्राइट कॉस्ट बढ़ेंगे, और फ्राइट कॉस्ट क्या होगा, फिर अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक जाएगा. For all the refineries in landlocked countries, making up for zero oil via Rusba will be a mammoth. वही मतलब कि landlocked countries हैं, तो फिर आप कैसे वहाँ तक पोर्ट से आप कंट्रीज़ में लाओगे, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है. It is likely to involve more expensive and less efficient transport via truck, railway, river, or future extension of the other pipelines such as TAL going from Mediterranean via Austria to Germany. Such an extension still needs approval from southern German authorities. Slovakia, Bulgaria, and the Czech Republic are seeking exemptions from an imminent EU ban on Russian oil to sort such alternatives, while Hungary does not support the plan out of fear for its energy security. मतलब कि ये जो sanctions है ना, तो अभी जो ये कुछ countries हैं कि वो थोड़ा exemption मांग रही है कि हमें कुछ alternative ढूंढने दो, because ultimately क्या होगा ना कि इन सबसे दूसरे रूट ये लोग ढूंढ भी लेंगे, बट वो कॉस्टिंग कैसे मैनेज करेंगे, और जो लैंडलॉक्ड है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी. क्यों? पोर्ट से अंदर कंट्रीज में लाने के लिए. Can they replace Russian oil with any other oil? Refineries are typically set up to run on a specific type of crude oil, such as Russia's prime export grade Urals. Other type of crude from Norway, Middle East, US or West Africa can be blended or the refinery is revamped, but this can change the yield of a refinery and cost more money. मतलब जो एक पर्टिकुलर जो रिफाइनरी इस्टेब्लिश होती है ना, वो एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के लिए होती है. जैसे कि जो रशिया का था वो, अब अगर दूसरे टाइप ऑफ क्रूड ऑयल लोगे तो आप उसको उसमें ब्लेंड कर सकते हो, या तो पूरी रिफाइनरी को रिवैम्प करो, बट इन सब का क्या है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. Traditional consumers of Russian oil will also now have to compete not only with each other for alternative oil imports but also with the existing customers in Asia. अभी जो क्रूड ऑयल है ना वो 2 हैं, ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. अब इन सब में डिफरेंस क्या है? एक है कि जो आपको वेस्ट टेक्सास मतलब यूएस वाली है, एक है जो ओपेक मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं. और इसमें ना ये भी होता है कि सल्फर कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, किस में कौन सा ज़्यादा स्वीटर होता है, कौन सा लाइटर होता है. तो ये बेसिकली इनके ना डिफरेंसेस होते हैं. और आप टेबल देख लेना. Reduced refining runs. An oil refinery cannot simply be switched off as a restart is expensive and complex. Globally, refining capacity is shrinking as the world tries to reduce the dependence on oil-based fuels. अब वही है कि रिफाइनरी को ना, पर्टिकुलरली किसी भी रिफाइनरी को मान लो वो रशियन क्रूड ऑयल पे बेच रहे हो, तो उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो वापस स्टार्ट करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव. With the re-emergence of economic growth as lockdown come to an end, refineries will try to squeeze as much fuel as possible into the market. मतलब जो भी रिफाइनरीज है, क्योंकि अब से फिर से जो पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दैट इज़ ऑल्सो स्पर्ड. सो ईच रिफाइनरी व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज squeeze as much as possible the fuel actually. Refineries that have the toughest supply issues are likely to see lower margins because their crude cost will rise, so operators may slow processing. Countries and refiners typically have storage tanks which they can tap in case of short-term disruptions. अब refineries क्या करेंगी कि जितना ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा कर सकती है तो वो करेंगी, क्योंकि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो चुकी है. Transition period. EU countries have until the end of the year to prepare for the disruption and would likely fill storage in areas near refineries that might struggle. It would cause more severe disruptions if Russia cuts supplies first. मतलब अभी क्या ट्रांजिशन पीरियड है कि इस साल के एंड तक जो भी यूरोपियन जो रिफाइनरीज हैं वो जितना करना चाहती हैं अपना स्टोरेज वो कर सकती हैं. बट अगर इन सब में जस्ट इमेजिन कि रशिया ने सैंक्शन लगा दिया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. How will the ban affect the crude oil prices? As long as Russian crude oil supplies continue, there would not be a major impact on crude oil prices, which are already near 14. अभी हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि मतलब दिल्ली में या आप इंडिया के सिनेरियो के आप देख लो कि अभी प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के, डीजल के, सभी चीज़ों के.
मतलब कि ऑलरेडी ये प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो अगर रशिया जब तक अपना सैंक्शन नहीं लगाता है तब तक तो ठीक है। Oil is a very sensitive and finely balanced global commodity. Any supply side disruption has a disproportionate impact on prices. मतलब ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ों से हर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, तो अगर इसके सप्लाई में थोड़ा सा भी इशू होता है तो उसका रिपरकशन जो होगा, उसका क्या बोलते हैं कि जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा ना, वो कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ों पे आएगा। Economic sanctions imposed by US and Europe have already some impact on exports of Russian crude oil. Analysts have noted that cargoes of Russian crude oil are struggling to find buyers, with many concerned about the reputational damage from buying Russian crude, which is now being offered at steep discounts due to sanction. अभी क्या बोले कि जो रशियन ऑयल है ना, वो बहुत ही चीप प्राइजेस में दे आर सेलिंग, बिकॉज जो कंट्रीज है वो उनको ले नहीं रही है ड्यू टू द रेपुटेशनल डैमेज। अभी इंडिया भी बात कर रहा था कि रूबल ट्रेड करेगा, जो चीप डिस्काउंटेड प्राइजेस में ऑयल खरीदेगा, तो ये सब चीज़ें भी देखने वाली हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कंज्यूमर्स, शार्प अपटिक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कम्स एज इंडियन कंज्यूमर्स हैव बीन एंजॉयिंग अ 4-month reprieve from the rising fuel prices, with oil marketing companies having kept the price of petrol and diesel constant since early November. कि मतलब अभी तक क्या आता रहा है, अभी जब तक इलेक्शंस थे स्टेट्स में तो तब तक तो बहुत रिप्राइव था कि कोई भी जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहे थे वो कंज्यूमर्स तक नहीं आ रहे थे, बट नाउ एज वी हैव सीन कि जब इलेक्शंस खत्म हो गए तब क्या सिनेरियो रह गया है। With elections in some states come to a close, consumers are experiencing a consistent increase in fuel prices as OMCs look to bring prices in line with international benchmarks and recoup losses. वही है कि गवर्नमेंट ने तब तक बोला था कि आप थोड़ा तो वेट कर लो, एंड देन जैसे इलेक्शंस खत्म हुए तभी आप देख सकते हो कि मतलब सारे प्राइजेस पेट्रोल के, डीजल के, सब चीज़ों के बढ़ चुके हैं। सो वही है, एक चीज़ जो कहीं पे भी होती है, मतलब अगर दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कि एंटायर वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। यहाँ यूक्रेन में कोई इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन में, अब इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। और इंडिया में भी आप देख लो कि मतलब ऑयल प्राइजेस, चाहे वो फूड हो गया, वीट के एक्सपोर्ट की बात हो रही है कि नाउ वी कैन बी अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट, कि जैसे इजिप्ट या कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि वीट इंपोर्ट करती थी रशिया यूक्रेन से, जो कि वहाँ पे वॉर हो रहा है, तो इंडिया कैन बी अ मेजर। तो कोई भी चीज़ कहीं भी हो रही है इस समय आज की दुनिया में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा, भले ही कहीं छोटा पड़ेगा, कहीं ज़्यादा, कहीं डायरेक्ट होगा, कहीं इनडायरेक्ट होगा। सो हम कोई भी सिनेरियो, कोई भी एक्टिविटी जो कि हो रही है, उसको हम एज अ सिंगल इंसिडेंट नहीं देख सकते। सो दैट्स हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। द स्टेटस ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यूज। अभी जीएसटी कॉम्पनसेशन ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द वेस्ट बंगाल सीएम हैज said that slashing state levies on petrol and diesel will be possible only if the center clears its outstanding dues of over 97,000 crores, which includes compensation for implementing the गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अभी पीएम ने क्या बोला था ना कि जो अपने जो स्टेट्स है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पीएम ने अभी रिसेंटली बोला था कि जो कुछ स्टेट्स हैं उनको अपनी टैक्सेस जो हैं वो कम कर लेने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो पेट्रोल और डीजल वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। तो इस पर अपने स्टेट्स भी ना, पर्टिकुलर स्टेट्स अपने कुछ टैक्सेस लगाते हैं जिससे कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल का रेट कुछ और होता है, बंगाल में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा। तो पीएम ने बोला था, तो उस पर वेस्ट बंगाल के सीएम ने बोला है कि हम ये टैक्सेस कम तब कर सकते हैं जब आप जो हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यू है ना वो वापस करेंगे, या वो हमें टाइमली मिले, तो फिर हम अपने अदर एवेन्यूज से जो रेवेन्यू के उसको हम थोड़ा कट कर सकें। Now, what is GST, Goods and Services Tax? It was launched in India on 1st July 2017. It is a comprehensive indirect tax for the entire country. It is charged at the time of supply and depends on the destination of consumption. मतलब ये सप्लाई के टाइम में चार्ज होता है, बट ये destination of consumption पे होता है. For instance, if a good is manufactured in state A but consumed in state B, then the revenue generated through GST collection is credited to the state of consumption and not to the state of production. मतलब ये consumption based है. GST being a consumption based tax resulted in the loss of revenue for manufacturing heavy states। कि मतलब ये consumption based है कि मतलब जहाँ पे वो खरीदा जा रहा है वहाँ पे टैक्सिंग होगी, तो इससे लॉस किसको हो रहा था? जो कि मैन्युफैक्चरर जो बना रहा था, जो यहाँ पे A जो है वो बना रहा है और B जो है वो सेल कर रहा है, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, बट इसको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। Compensation under the GST regime. Due to the consumption-based nature of GST, manufacturing states like Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu feared a revenue loss. बताया ना, क्योंकि ये consumption-based है। GST compensation cess और GST cess was introduced by the government to compensate for the possible revenue losses. अभी cess यहाँ पे क्यों आया? कि जो भी losses होंगे ना उनके लिए cess आया, कि GST compensation cess होगा, जो कि जिन्हें भी loss हो रहा है उनको compensate करने के लिए।
However, under existing rule, the compensation cess will be levied only for the first 5 years of GST regime, मतलब 2022 तक. Compensation cess is levied on 5 products considered to be sin or luxury as mentioned in the GST and includes items such as पान मसाला, tobacco, automobiles, etc. अब इस सेस का पैसा कहाँ से आएगा, किन पे आप टैक्स करोगे? जो sin और लग्जरी गुड्स हैं. sin गुड्स मीन्स जैसे टोबैको या पान मसाला, और लग्जरी गुड्स जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए. Distributing GST compensation. The compensation cess payable to state is calculated based on the methodology specified in the GST Act 2017. इसकी जो कलेक्शन की मेथोडोलॉजी है वो GST एक्ट में है. कॉम्पनसेशन फंड इज सो कलेक्टेड, मतलब जो भी कलेक्ट होता है उसको एवरी 2 मंथ रिलीज़ करना होता है, और जो भी अनयूज्ड मनी है उसको एक फ़ंड में डाला जाता है जो कि GST कॉम्पनसेशन फंड होता है. तो ये जो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज़ हैं ये आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आ जाएंगी. सिग्निफिकेंस वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा एनालिसिस है, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. States no longer possess taxation rights after most taxes barring those on petroleum, alcohol and stamp duty were subsumed under GST. अब GST के आने से क्या हुआ था कि जो काफ़ी जो टैक्सेस थे जो कि स्टेट के प्रेरोगेटिव था, जिसका जो रेवेन्यू होता था वो स्टेट के पास जाता था, वो अब सारा सबस्यूम हो गया. और यहाँ पे क्या हो गया, ये डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनको लॉसेस भी इनकर करने पड़े. GST accounts for almost 42% of the state's own tax revenue and tax revenue account for around 60% of the state's total revenue. अब जैसे हम जो भी एक स्टेट है इसके पास भी तो अपना रेवेन्यू आता होगा, तो इसका जो मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये उनके अपने टैक्सेस से आता है. और फिर बाकी जो कुछ रेवेन्यू आता है वो सेंटर से मिलता है थ्रू ग्रांट्स और समथिंग, और उनके खुद के भी टैक्स होते हैं, और इसमें टैक्सेस में एक बहुत मेजर पोर्शन वो GST का होता है. Finances of over a dozen states are under severe strain, resulting in delays in salary payments and sharp cuts in capital expenditure outlay amid the pandemic-induced lockdowns and the need to spend on healthcare. अब जो GST के कारण क्या हुआ, इनके काफ़ी जो रेवेन्यू के एवेन्यूज़ थे वो डिस्टर्ब हो गए. तो अब द स्टेट्स, उनके पास पैसे नहीं है टू पे सैलरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए. सो मेनी स्टेट्स आर इन सीवियर स्ट्रेन. What is the status of the outstanding GST compensation due to the states? कि मतलब अभी जो GST compensation सेंटर का है towards states वो कितना ड्यू है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि आउटस्टैंडिंग GST compensation is at 78,704 crores. This means that dues have been remitted to states for 8-month period. मतलब till November 2021 जो remittance है वो मिल चुका है. Normally, compensation for 10 months for April to January of any financial year is released during that year, and the compensation of February March in the next financial year, क्योंकि financial year start ही April से होता है. The pending amount will also be released when the amount from cess accrues in the compensation fund. मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो पेंडिंग अमाउंट है वो कब रिलीज होगा, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन फंड बना है GST जो पीछे देखा था, सिन गुड और लग्जरी गुड पे हम टैक्स लगाते हैं, जो सेस लगाते हैं, उनका जो पैसा वो कहाँ आता है, ये कॉम्पनसेशन फंड में आता है. तो इसमें जैसे ही पैसे आएंगे तो वो मतलब स्टेट्स को दे दिए जाएंगे. विल द रिकॉर्ड GST कलेक्शंस इन रीसेंट मंथ्स हेल्प, कि अभी हमने लास्ट 2-3 महीनों में देख रहे हैं कि GST कॉम्पनसेशन जो कलेक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. With April and May both collecting high GST revenues of 1.42 lakh crores and over 1.67 lakh crores, ये 2021 है. The center and state share after making adjustments was 1.32 lakh crore. मतलब ये जो इनका रेवेन्यू का जो कलेक्शन था आफ्टर इनकरिंग ऑल द लॉसेस आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, ये इतना आया है. तो ये GST कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शंस आर स्टिल नॉट ग्रोइंग. मतलब GST कलेक्शन तो बढ़ रहा है बट जो कॉम्पनसेशन सेस है वो नहीं बढ़ रहा है. Giving states some clarity on when outstanding GST compensations will be released will help them plan their borrowings for the year, which will particularly tricky from July. मतलब अभी गवर्नमेंट ने फंड रिलीज़ नहीं किया, बट एटलीस्ट दे शुड गिव एन आइडिया सो दैट कि जो स्टेट्स हैं वो अपना प्लान कर पाए कि इतना कैपिटल पे वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं हेल्थ केयर पे या एजुकेशन पे. With states expected to push capital spending this year, which is critical to spur growth, and early release of fund, be it the devolution of other tax collection or GST compensation, will help them plan and execute public infrastructure projects quicker. कि मतलब उनको करके अगर एक प्लान मिल जाएगा कि आपको कितना जो टैक्स का शेयर है वो सेंटर से मिलने वाला है, तो दे कैन प्लान कि वो कितना अपना कैपिटल ग्रो करने के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना हेल्थ केयर पे कर सकते हैं, कितना एजुकेशन पे कर सकते हैं, या उनके पास नेक्स्ट जो पूरे ईयर का प्लान है वो किस हिसाब से वो चार्ट आउट कर पाए. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे GST इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी भी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 से आया था. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आर्टिकल कौन सा है GST काउंसिल का, ये भी एक अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है. एंड
जो कॉम्पनसेशन सेस इसका ये कैसे मिलता है ये सेस, और सेस और जो सरचार्ज होते हैं, दो टर्म होते हैं हम काफ़ी जो बजट में सुनते हैं, सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है, और इस जीएसटी कॉम्पनसेशन फ़ंड हो गया, और इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर ये फ़ंड जो रिलीज़ करेगी गवर्नमेंट तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टेट पे, कि क्यों स्टेट इतना प्रेशर दे रहे हैं सेंटर को कि वो फ़ंड रिलीज़ करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि इस न्यूज़ में ध्यान देने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग रेट्रो इफेक्ट ऑफ बेनामी लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आने वाली है बेनामी लॉ के पर्सपेक्ट में, सो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आएंगी फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। सो hundreds of individuals and businesses are awaiting सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, जो कि डिसाइड करेंगे कि जो बेनामी लॉ है क्या वो इट्स अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आई थी उसके पहले के ऑफेंसेस पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ बोलते हैं। सो बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोविजन जो अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2016 में, उसके बारे में देख लेते हैं। सो इसमें कुछ हार्श डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल बेनामी ट्रांजेक्शन्स में इंगेज है तो उसे 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी लग सकती है। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो भी लगभग 5 साल की इम्प्रिजनमेंट का कारण बन सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट का एक्सप्रोप्रिएशन यानी कि गवर्नमेंट के अंदर आती है विदाउट एनी कंपनसेशन टू द होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट और एनीथिंग अदर। सो जो इसमें इनिशिएटिंग ऑफिसर होगा वो इशू कर सकता है एक ऑर्डर कि प्रॉपर्टी को इनडेफिनेट पीरियड के लिए होल्ड किया जा सकता है, आफ्टर विच ये जो केस होगा पर्टिकुलरली इसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो एनालाइज करेंगे फैक्ट्स और इशू जो भी रहे हैं इसके, उसके तहत वो डिसीजन देंगे। सो ये जो बेनामी एक्ट आई अमेंड होके 2016 में, इसमें इस पर्टिकुलर एक्ट का जो स्कोप है वो थोड़ा वाइड कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ पिनल प्रोविजंस ही हार्श नहीं किए गए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। इसमें वो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बेनामी एक्ट को पोजेस करने के लिए, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो अरेंजमेंट होते हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के, उसको भी कवर किया जाएगा बेनामी डील्स के अंदर। सो जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो चेक करेंगे कि जो ऑफिशियल ऑनर हैं वो रियल ऑनर है कि नहीं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, कैश हो, सिक्योरिटी हो या कोई अदर एसेट हो। सो जो ऑफिशियल ऑनर है वो रियल ऑनर होने चाहिए, और इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती है तो वो फिर इस एक्ट के स्कोप में आ जाएंगे फॉर पिनल एक्शंस। सो ये जो अमेंडेड लॉ जो आया है उसमें ये पावर है अथॉरिटी को कि ये प्रॉपर्टी या फिर जो एसेट है उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, या फिर जो क्वार्टर शेयर है, क्वार्टर शेयर या फिर क्वार्टर वैल्यू जो मार्केट वैल्यू जो रखता है ये एसेट, उसका एक क्वार्टर डिमांड कर सकती है, या फिर जो ऑफेंडर्स हैं उनको बिहाइंड द बार यानी कि जेल में भी पहुंचा सकती है। सो ये कुछ स्कोप वाइड हुए हैं इस एक्ट के अंदर। सो ये जो बिनामी डील्स हैं ये अब इंक्लूड होंगे जिसमें होगा कि अनडिस्क्लोज्ड कैश जो ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि प्रॉपर्टी बाई होती है, रजिस्टर होता है या किसी और के नाम पे इसको रजिस्टर किया जाता है फ्रॉम रियल ऑनर, ये भी इस बेनामी डील्स में के अंदर ही अब आएंगे। इसमें इंक्लूड होगा अनअकाउंटेड कैश, जो कि ऐसा हो सकता है कि जो ऑनर है, कंपनी का ऑनर है या बेनिफिशियल ऑनर है, वो इन्वेस्टर्स को ये पैसे दे रहा हो ताकि वो इस पर्टिकुलर कंपनी पे इन्वेस्ट कर सके, जिससे उसका नाम सीधे सीधे टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में ना आए। अगर कोई लैंड करने वाला जो फंड करता है इस एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, तो अगर जो लेंडर है जो ये पैसा देता है अगर उसका नाम मिसिंग है, तो फिर जो बारोवर जिन्होंने अक्वायर किया है उस लोन को या उस एसेट को, तो वो भी इस एक्ट के अंदर जो पेनल्टी होगी या फिर जो इन्वेस्टिगेशंस होगी उसके अंदर आएंगे। सो ये जो एक्ट है ये डिस्टिंक्शन करते हैं वैसे कि जो ओल्ड लॉ के अंदर जो था जिसमें कि लेशर पनिशमेंट का प्रावधान था,
और अब जब कि अमेंड होके आ गया है जो कि इफेक्ट है फ्रॉम नवंबर 1 2016, तो इसके बीच में एक डिस्टिंक्शन है। फिलहाल के लिए रेट्रोस्पेक्टिव का जो बात चल रहा है वो अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग इस पे आई नहीं है। सो ये अभी भी क्वेश्चन है कि आखिर इस पे क्या होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो बेनामी ट्रांजैक्शन एंड अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 का, इसके बाद इसके प्रोविजंस, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। एसिस रूलिंग जो है बेनामी एक्ट के ऊपर, जैसे फ़िलहाल अभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इस पे नहीं लगा है, तो ये सारी चीज़ें, और जो पनिशमेंट है ऑफेंडर्स की जो कि न्यू एक्ट में मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। So next news is 5 indicators which indicates that RBI dropped the ball on managing inflation। यानी कि RBI अब इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाना RBI के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। इसके कुछ इंडिकेटर्स मिले हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड growth। So there are few indicators like 5 indicators जो शो करते हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी फेल बिहाइंड कर गया है इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च होती है थ्रू फ्रॉम RBI, उसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एविडेंसेस और जो पॉलिसी के डिसीजंस है उसमें डिले ने ये शो किया है कि RBI कहीं ना कहीं इस चीज़ों में काफ़ी हद तक लैग कर चुकी है, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी हिस्टोरिकल हाई पे है। रिसेंटली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट को 4% रखा गया था, लेकिन रेंडमली अभी RBI ने रेपो रेट को 4% से 4.40% बढ़ा दिया, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, और ये काफ़ी रैंडम डिसीजन था। RBI ये होप करती है इस चीज़ से कि इससे पीपल जो होंगे वो इंसेंटिवाइज होंगे, बिकॉज अब रेपो रेट बढ़ गया है तो बेस रेट या फिर बैंक रेट जो पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक्स जितना इंटरेस्ट देती है आपको, तो वो थोड़ा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि लोग जो हैं कम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा सेविंग्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे मनी सर्कुलेशन जो है थ्रू आउट द कंट्री वो कम होगा, और फिर उससे इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो भी कम होना शुरू होगा। सो इससे जो डिमांड है इन द इकोनॉमी ये भी कम होगी, और अल्टीमेटली जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के और वेरियस और जो आर्टिकल्स हैं उसके, वो सारे कम होने शुरू हो जाएंगे। करेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो लगातार 2 साल से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आए हैं, लेकिन मोस्टली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखता है। क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ चलें तो RBI को जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको 4% के अंदर रखना होता है, लेकिन अब ये क्योंकि 6% को भी क्रॉस कर गया है तो ये RBI की पॉलिसी फेलियर को शो करती है। RBI को कुछ पावर्स भी हैं, जैसे RBI अलाउ कर सकता है जो इन्फ्लेशन है किसी पर्टिकुलर मंथ में वो 2% टू 6% के बीच में थोड़े फ्लक्चुएट करा सकते हैं RBI, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। जैसे अगर कोविड-19 लॉकडाउन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन हमेशा 4% से ऊपर ही रहे, और कभी कभी तो ये 6% के भी ऊपर चले गए। तो ये शो करती है कि RBI कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को टैकल करने में फेलियर रही है। इन्फ्लेशन ट्रेंड को आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि Feb 20 नवंबर 90 इनके बीच में इन्फ्लेशन अराउंड 8% के पास पहुँच गई थी। अब मार्च में ये फिर उसी की तरफ जा रही है कि शायद आने वाले टाइम पे ये 8% को भी क्रॉस कर जाए। सो इन्फ्लेशन जो रहे हैं वो कंटिन्यूसली हाई ही रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हाई क्रूड ऑयल की वजह से ये ऊपर चले जाता है इन्फ्लेशन, तो कभी कभी हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन की वजह से ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है, और ये सीजनल होता है क्योंकि सीजनल जो रेन आ जाती है या किसी टाइप के सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये इन्फ्लेशन कभी कभी उतार चढ़ाव इसमें देखे गए हैं।
अगर इस ईयर की शुरुआत की बात करें तो आरबीआई ने फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रोथ बूस्टिंग को ही दिया था, क्योंकि इससे पहले आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कभी नहीं बढ़ाए थे। 4% काफ़ी टाइम से चला जा रहा था, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हद तक बढ़ गई। और इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने में एक बहुत ज़्यादा हाथ रहा हाई क्रूड ऑयल प्राइस। जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि क्रूड ऑयल लगभग $130 अब बैरल पहुंच गया था। क्रूड ऑयल प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में कि कैसे ये जो ग्राफ है ये अब इस बीच में झूल रही है। हालांकि एवरेज प्राइसिंग है ये, क्योंकि अभी अगर क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें तो ये लगभग $105 पर बैरल चल रही है, जो कि इस एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। हाई कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी एक फैक्टर है इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि ये अभी और हाई रहने ही वाली है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पंप इन प्राइसेस। और जो इसेंशियल मेडिसिन्स है इसकी भी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इस वजह से ये जो इन्फ्लेशन है अभी थोड़े वक्त तक रहने वाली है। ये देखा गया है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें कि फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन को नहीं ऐड करते हैं, वो काफ़ी थोड़ा मॉडरेट हुआ है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है ये काफ़ी तेज़ी से आगे गया है। अब ये जो कोर इन्फ्लेशन है ये इस पे लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन का ऊपर जाना थोड़ा वरीसम होता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन ऊपर जाने में या नीचे आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम बाद इसका इफेक्ट देखना शुरू होता है, इमिडिएटली इसका इफेक्ट नहीं दिखता है इन दी इकोनॉमी। सो जो फ्यूल एंड फूड की प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो थोड़ा स्लोली मूव करता है, अप एंड डाउन जो मूव होता है। तो लेकिन अब जब कोर इन्फ्लेशन शो कर रहा है कि इट इज़ इंक्रीजिंग क्वाइट बिट, सो ये काफ़ी ज़्यादा वरीसम है, क्योंकि अब इसको नीचे आने में टाइम लगने वाली है। तो इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा ड्राफ्ट और इम्प्लीमेंट किया जाता है उसकी भी इफ़ेक्टिवनेस नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रेस या रिड्यूस करती है, इकोनॉमी तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है इसमें इम्प्रूव देखा गया है ओवर टाइम, बट इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि फुल इफेक्ट दिखने में इकोनॉमी को जनरली टाइम लग जाता है। क्योंकि इसमें ये सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंटेन करना था मई के महीने में, तो उनको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए था फरवरी में या फिर अप्रैल के शुरुआत में। अगर अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.4% अगर हो भी गया है रेपो रेट, तो इसका जो असर है वो इमिडिएटली नहीं दिखेगा इन्फ्लेशन पे। शायद थोड़ा टाइम लग जाए, 2 महीने 2.5 महीने इस टाइप का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तुरंत ही इमिडिएटली इफेक्ट नहीं दिखाती है। एग्ज़ाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखें तो इम्पॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, कौन ड्राफ्ट करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ये करते हैं आरबीआई, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि मनी सर्कुलेशन अगर इकोनॉमी में बढ़ता है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में घटता है तो क्या होगा, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पता होने चाहिए। कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन का होता है ये पता होना चाहिए, और रेपो रेट और बेस रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। Economic speed bumps, yes, but no breakdown. Right? This is the article regarding Nepal's economy, and it will also have an insight on the Sri Lanka crisis currently in the Sri Lanka is facing. Okay, before starting, we can take a context. The surging trade deficit remains a big concern, and it is expected to reach $18 billion this fiscal year. Balance of payment deficit is spiraling a debt liability, posing a very great risk to economy that is already in deep trouble. And Nepal Central Bank statistics show country's inflation averaged 7.14% in the current fiscal, which is highest in the last 67 months. So all the three statements are regarding Nepal's economy, right?
तीनों के तीनों स्टेट्स नेपाल इकोनॉमी के रिगार्डिंग है, और ये उनके नेपाल के सेंट्रल बैंक के स्टैट्स हैं जो उनका सेंट्रल बैंक कह रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट, तो जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न की सिचुएशन है नेपाल के लिए, क्योंकि अगर हाल फिलहाल के उस स्पीड को देखा जाए तो ये जो करंट डेफिसिट है इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि $18 बिलियन तक ये इस फिस्कल ईयर में पहुंच जाएगा, राइट। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट तो है ही, जो बीओपी क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, वो भी ग्रेट रिस्क प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ट्रेड डेफिसिट होता है तो ऑब्वियसली बीओपी क्राइसिस भी होंगे, जिससे कि जो इकोनॉमी ऑलरेडी एक बुरी सिचुएशन में और ज़्यादा डीप ट्रबल के अंदर चली जाएगी, राइट। अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई वैसे नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने स्टैट्स दिए हैं कि जो इन्फ्लेशन है नेपाल का वो करंटली 7.14% है इस फिस्कल ईयर में, जो कि लास्ट 67 मंथ्स के अंदर हाईएस्ट है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल के आसपास लगभग ऑन एन एवरेज तो ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट अभी करंटली नेपाल के अंदर चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण थे, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अभी ऐसा क्या सीन चल रहा है जो आगे जाके दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अभी भी सिर्फ एक कह सकते हैं हम अजम्पशन है कि एक्सपेक्टेड टू रीच 18 बिलियन दिस फिस्कल ईयर, एक्सपेक्टेड टू बी इन डीप ट्रबल, और इन्फ्लेशन जो है उस पर एक वो है सिचुएशन कि हाँ ये 7.14% के ऊपर चल रही है। अगर सिनेरियो की बात करते हैं तो कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% से भी ऊपर क्रॉस कर गया है, और सेकंड क्वार्टर की बात है ये, अभी तो मतलब पहला और सेकंड क्वार्टर ही, इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वार्टर और आने 2 क्वार्टर और बाकी इस फिस्कल ईयर में, तो उसी से पहले ही 40% ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है डेट टू जीडीपी रेशियो, राइट। तो जो इसके अलावा जो रेमिटेंस इनफ्लो था, जो बाहर से पैसा आता था, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। एक तो कोविड क्राइसिस, ऊपर से जो अभी हाल फिलहाल के क्राइसिस देखते हैं, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं हम, तो जो रेमिटेंसेस थे वो नेपाल में आना बंद हो गए, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है वो मेजरली नहीं तो एक टूरिज़्म का जो पार्ट है बहुत ही मेजर फैक्टर है उनके खुद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था कोविड के दौरान। उसके कारण जो रेमिटेंस का इनफ्लो है या फिर जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, राइट। तो इसको अगर सही करना है तो एक हैंड होल्डिंग चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि जो टैक्सेस है उसको रेशनलाइज कर सके। इसके अलावा एक प्रेगमेटिक पॉलिसी इंटरवेंशन की लैक है नेपाल के अंदर, राइट। जिससे कि क्या हुआ कि एक अब्रप्ट मूव जो था कि इकोनॉमिक प्लानिंग को ओरिएंट करते हुए वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चल रहे थे, लेकिन वो एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी देता है नेपाल की इकोनॉमी को, क्योंकि नेपाल अभी इतना डेवलप नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर चला जाए। उसको हर चीज़ में बाहर से चीज़ें लेने की ज़रूरत है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, किसी भी कंट्री से उसका जो इम्पोर्ट्स हैं वो उसकी जो इकोनॉमी वो इम्पोर्ट्स के बिना मतलब बहुत ही स्टेगनेंट हो जाएगी, और वो एक अच्छा साइन नहीं होगा एक उभरते हुए कंट्री के लिए। अगर उसके अलावा बात करें तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, उसको एक्सेस करना चाहिए कि क्या किस पे कर रही है, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका असेसमेंट होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, राइट। तो इससे होगा क्या, सो इट इज़ नीडेड फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वे द ऑपरेशनल पार्ट्स मस्ट बी डेल्ट विद फ्रेजिली एंड नॉट टू बर्डन द इकोनॉमी बियॉन्ड अ पॉइंट। तो जो उनके पास जो भी रेवेन्यू है या जो भी उनके पास पैसा है, तो वो बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए, जिससे कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, जो बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स हम बोलते हैं, जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जिससे कि अगर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, राइट। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बैठे हैं। इसके अलावा क्या है कि जो ड्रास्टिक मेजर्स लिए गए थे, इंपोर्ट बैन किया गया था लग्जरी गुड्स के ऊपर, जिससे कि उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स है उनको भी रिड्यूस किया गया था। इम्पोर्टेड गुड्स अगर आपको बैन करना है तो उसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो वो सिर्फ इकोनॉमी को हर्ट ही करेंगे। एक तो क्योंकि आपके जो लग्जरी गुड्स थे, ऑब्वियसली अगर लग्जरी गुड्स बाहर से आ रहे हैं तो टैक्सेस का बहुत ज़्यादा उसमें एक प्रभाव रहता है कि टैक्सेस उसमें ऐड होते हैं, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने वो लग्जरी गुड्स बैन कर दिए और ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी के पास उसके अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडेबल है कि वो बैकफायर करेगा, राइट। और मतलब अगर अल्टरनेटिव की ज़रूरत, क्योंकि अगर आप लग्जरी वाले जो टैक्सेस अगर उसको कम कर रहे हैं तो आपके पास एक डोमेस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए जो कि उस टैक्सेस से जो कमाई हो रही थी उसको बैलेंस कर पाए, राइट। तो ऐसा नेपाल वाले केस में नहीं है।
जिसकी वजह से जो टैक्सेस लग्जरी गुड्स के ऊपर उनको मिलते थे वो भी डिक्रीज़ हो गए हैं और इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे वाले स्टेट में चली गई है, राइट। अगर इंडिया और नेपाल की बात करते हैं कि इंडिया का क्या टेक है या फिर नेपाल इंडिया को कैसे देखता है, वो बात करते हैं, तो इंडिया की अप्रोच क्या रही है। इंडिया की अप्रोच हमेशा ही सिर्फ नेपाल को लेकर ही नहीं, आजू बाजू के जितने भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको चाहे कैसे भी रिलेशंस हो, कैसे भी हो, वो कभी भी हेजिटेट नहीं किया है हेल्प करने के लिए। अगर हम रिसेंटली केस की बात करें, श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब चाइना का इंटरवेंशन हुआ श्रीलंका के अंदर, तो ऑब्वियसली इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, वो उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी। लेकिन जब श्रीलंका को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले इंडिया ने ही उसको जो मॉनेटरी हेल्प थी या फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा उसको प्रोवाइड करी, राइट। इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, वो काफ़ी एक फ्रेंडली नेचर के हैं इंडिया की तरफ, और वो जो इंडिया की अप्रोच है उसको काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो इंडिया ने मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रायोरिटी जो इंडिया की साइड उनके नेपाल वाले मिनिस्टर की है, तो उससे काफ़ी इंडिया को भी वो हुआ है कि हाँ ठीक है, इनका प्राइम मिनिस्टर हमारा साथ दे रहा है, तो वो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करें, डायरेक्टली बात करते हैं कि हाँ इंडिया वाले ठीक हैं, या फिर जो भी ये अप्रोच लेके आते हैं इंडिया वाले वो उनको सही लग रही है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने को राज़ी हैं। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कह दिया कल को पलट गए, जो कि नेपाल श्रीलंका वाले या चाइना वाले केस में होता था, या बांग्लादेश वाले में भी कई कई बार होता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, वो काफ़ी अच्छे उस पॉलिटिकल हिसाब किताब से कर रहे हैं, जो दोनों के रिलेशंस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो नेपाल के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि जो इंडिया का सपोर्ट है वो उसको मिल सकता है, ताकि वो इकोनॉमिक रिकवरी कर सके। इकोनॉमिक रिकवरी टूरिज़्म के कारण जो ख़राब हुई है, कि अगर टूरिज़्म वाली इकोनॉमी को दोबारा सही करना है तो उसको ऑब्वियसली हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प लेने के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इंडिया ही सबसे पहले आगे आएगा, राइट। ओके, अब व्हाट्स नेपाल इकोनॉमी इज़ फेसिंग टुडे इज़ सॉर्ट ऑफ क्राइसिस इन द मेकिंग। तो अभी जो नेपाल की इकोनॉमी फेस कर रही है वो एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस है, जो कि बन रहा है या फिर जो डेवलप हो रहा है, राइट। एनआरबी ने एक जो पंजाब का बैंक है उसने अंडरलाइन किया प्रॉब्लम्स कैसे किए। राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ, एक बीओपी डेफिसिट है जिससे कि रेमिटेंस फ्लो डिक्रीज हो रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज भी डिप्लीट हो रहे हैं, राइट। और इसके अलावा इंपोर्ट जो बैन्स हैं वो भी हो गए हैं, और लग्जरी गुड्स बैन हुए हैं, लेकिन बाकी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है उससे भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को दिक्कत कम हो रहे हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फॉरेन मनी में ही जाएगा, जिससे कि जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होंगे, राइट। तो एनआरबी के अगर प्रोजेक्शंस की बात करें कि अगर जो क्राइसिस घूम रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, अगर उसको नहीं देखा जाता है या फिर उसको नहीं किया जाता है तो काफ़ी एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस बन सकता है। तो मेजरली यही है कि एनआरबी ने ये कहा है कि लंबे टारगेट्स ना लेते हुए एक शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बनाया जाए, जिससे कि जो क्राइसिस आने वाले हैं जो मेकिंग में उसको थोड़ा सा अवर्ट या फिर थोड़ा सा दूर किया जाए, राइट। तो अगर हाल फिलहाल की सिचुएशन देखा जाए तो नेपाल एक डायर नीड के अंदर है, ऑगमेंटिंग उसकी जो प्रिपेयरनेस है डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, उसको ऑगमेंट करने के लिए, जिसके साथ कि उसको एक नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल हॉल भी चाहिए, हॉल इन द सेंस इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि पूरा का पूरा ओवरऑल चाहिए कि उसको चेंज किया जाए, जिससे क्या हो जो जस्ट अ सेकेंड, ओके, जिससे क्या हो कि जो इकोनॉमिकली ओवरली पॉलिटिसाइज्ड है और इंस्पायरिंग नहीं है, वो बिग बिजनेसेस आइडियाज़ को जो प्रिवेल करने दे और उसको फ्लरिश करे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिजनेस प्रिवेल करता है, फ्लरिश करता है, तो वो इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो अगर बात करते हैं अभी हाल फिलहाल की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई जादू की छड़ी आएगी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंश्योर करके वो क्राइसिस को अवॉइड कर देगी, राइट। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो जब इंडिया में क्राइसिस आए थे
कब 1991 के अंदर जब सीवियर बीओपी क्राइसिस आए थे, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप्स लेते हुए इकोनॉमी को खोल दिया था इन द सेंस कि ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण, जिससे कि इकोनॉमी बाहर के लिए खुल गई कि कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्रेड अंदर बाहर हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, राइट। पहले इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था, और जब देश की बात आई तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसने कभी भी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को ऐसे नहीं होने दिया कि हमारे वोट्स कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। देश पहले था तो ऑब्वियसली उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, राइट। तो इसी से सबक लेते हुए नेपाल भी ऐसा कुछ कर सकता है, राइट। तो आज के टाइम में अगर बात करें तो जो आइसोलेशन है वो कभी भी ग्रोथ को स्टीयर नहीं कर सकता, चला नहीं सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है नेपाल के लिए कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का शॉर्टेज है उसको सही किया जाए, ट्रेड इम्बैलेंस के ऊपर जो प्रेशर है उसको सही किया जाए। कैसे? एक्सेसिव इंपोर्ट्स के कारण है वो, राइट। और क्यों? क्योंकि वो ओपन नहीं है, राइट। और अगर ओपन हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी और भी कंट्रीज़ उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जिससे कि जो इम्बैलेंस है या फिर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है कुछ हद तक सही हो सकती है, राइट। अगर जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं, राइट, तो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें कि जो एक्टिव नेपाल पार्टिसिपेशन है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक एजेंडा के अंदर, उसमें क्या हुआ था कि नेपाल ने अप्रूव किया था एक 500 मिलियन मिलीनियम चैलेंज कोऑपरेशन में 500 मिलियन ग्रांट्स दी थी, राइट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज़ की जाएगी फ्रॉम द सॉरी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था। तो उनको नेपाल यूएस के तरफ से उनको वो ग्रांट मिली थी, उसके लिए यूज़ नहीं की जाएगी, राइट। तो ये क्या होता है, ये उसकी जो एनर्जी कॉपरेशन है उसको सब्सटेंशियली अपग्रेड करेगा इंडिया और नेपाल के बीच में। और इंडिया भी एग्री कर गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स है वो जितने भी एफटीएज या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्री के साथ वो कर रहे हैं, तो उनका ये भी फोकस है कि एक थर्ड कंट्री लेके चले जिसको कि हम अपने साथ साथ डेवलप करेंगे, राइट। The decision of Government of India to set up an inter-ministerial stand-up group under the chairmanship of Foreign Secretary to coordinate section and ensure more rapid flow of projects is a welcome step. तो recently इंडिया ने एक इंटर-मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग ग्रुप बनाया था जो कि फॉरेन सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप के अंदर था। तो एक वेलकम था कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इससे कुछ नेपाल को मदद मिलेगी, राइट। इससे कोई डाउट नहीं कि ऑब्वियसली पोस्ट कोविड सिचुएशन में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो काफ़ी बदला है, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इनोवेटिव अप्रोच को बनाएं, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ है तो उनको ख़त्म करें और नए होराइजन्स या फिर नए बायलैटरल कोऑपरेशन या नए इनिशिएटिव्स के ऊपर वो बात करें और उनके अंदर आगे बढ़ने का सोचें, राइट। वाइल कंक्लूडिंग, तो अगर मेजर इसका क्रक्स देखा जाए तो हाल फिलहाल नेपाल अभी काफ़ी ज़रूरी है नेपाल के लिए कि वो जो इकोनॉमिक टाइज है इंडिया के साथ वो डीपन करे, वो और गहरी करे, जिससे कि जॉइंट वेंचर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करे और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खुद के कंट्री के लिए बनाए, राइट। और जैसे इंडिया के केस में देखा जाए तो इंडिया हमेशा से ही पीस ऑफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए कमिटेड रहा है कि हमेशा ही वर्ल्ड के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों होनी चाहिए। तो नेपाल के साथ रिलेशन करने में, नेपाल को एक रिलेशन क्रिएट करने में ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो करेंगे तो इंडिया ऑब्वियसली उनके साथ रहेगा, राइट। अगर इसमें प्रीलिम्स की बात करें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो ऑब्वियसली मेंस में तो है कि इंडिया नेपाल के ऊपर कुछ रिलेशंस का आता है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस जो आती है नेपाल के अंदर के रिसेंटली इंडिया के नेबर्स जो क्राइसिस कर रहे हैं तो उससे क्या रीजन है, उसके अंदर ये आर्टिकल्स का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। चाहे वो पाकिस्तान का केस हो, चाहे श्रीलंका का केस हो, चाहे बांग्लादेश का केस हो। बांग्लादेश तो हालांकि ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है उसका, लेकिन श्रीलंका और जो नेपाल वाला केस है इसमें तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेपाल और इंडिया के बीच में जो भी बाउंड्री है, कौन कौन से स्टेट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो लाइन है पर्टिकुलरली इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस कौन सी कंट्री के अंदर है, कौन सा इंडिया का, कौन सा नेपाल का है वो, राइट। उसके अलावा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के कैलकुलेशन, उसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक पूरी ही तरीके से नया मॉडल चाहिए, उसके ऊपर एक आर्टिकल है कि हमें ज़रूरत है या फिर क्या करना चाहिए। जो भी इन्फ्लेशन के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल पर्टेन करेगा, ओके।
अगर रिसेंट कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो इंडिया का ऑफिशियल मेजर है इन्फ्लेशन के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है, जैसे कि हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, उसने RBI का जो अपर टारगेट था जो 6% रहता है उसको ब्रीच कर दिया, राइट। और ये ब्रीच ऐसा भी नहीं कि पहली बार, पिछले 3 महीने से वो कंटिन्यूसली ब्रीच कर रहा है। तो इसी के ऊपर आर्टिकल है कि इन्फ्लेशन अगर जो CPI है वो टारगेट से ब्रीच करे तो क्या हमें एक पूरी तरीके से एक अलग मॉडल चाहिए, राइट। और अभी रिसेंटली बात करते हैं जो MPC की कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस टाइम MPC ने पहले ही वार्न कर दिया था कि इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस देखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा और कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करने पड़ेंगे। अगर ये पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो कैसे क्या चला, तो जो इन्फ्लेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था, starting point of this cause is that inflation reflects an excess of output over the natural level, right। इन्फ्लेशन सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो नेचुरल लेवल से ज़्यादा अगर आउटपुट होता है तो वो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ता है, राइट। ओके, इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अगर बात करते हैं तो वो एक पॉलिसी को, इन्फ्लेशन टारगेट एक पॉलिसी को रेफर करता है जहाँ पे कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए कैसे, रेपो रेट को इंक्रीज़ करके, जो रिसेंटली MPC ने अपनी जो 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये किया है, राइट। इसके अलावा ये भी आर्ग्यू किया गया कि इससे होगा क्या, जो फर्म्स है वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर रहेंगी और कोशिश करेंगी जो इन्वेंट्रीज़ है उसको रिड्यूस करे, प्रोडक्शन को रिड्यूस करे, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा आउटपुट हो रहा है नेचुरल लेवल से, जो ऊपर आउटपुट हो रहा है वो नेचुरल लेवल के बराबर आ जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ना का बंद हो जाएगी और वो धीरे धीरे, जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी को लेजिटिमाइज ही नहीं करता है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए एक ऑप्टिमल, हम बोल सकते हैं कि एक ऑप्टिमल स्टेप भी है जिससे कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इस पूरे क्रक्स को देखा जाए तो इन्फ्लेशन वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्शन है ओवर हीटिंग इकोनॉमी का। ओवर हीटिंग वही कि जो आउटपुट है वो नेचुरल लेवल से एक्सेस कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर नेचुरल आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है तो वो चीज़ हीट करते हैं। अगर नॉर्मल इंजन की बात करते हैं, वो अपने अगर पावर से ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म होने लग जाता है, राइट। तो वो ओवर हीटिंग इकोनॉमी वाला जो क्राइटेरिया उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो उससे ये क्या है कि इससे होगा क्या, श्योरली अगर वो जो इकोनॉमी वो ओवर हीट कर रही है तो जो ऑफिशियल मॉडल है इन्फ्लेशन कंट्रोल का इंडिया का, वो उसको भी डिस्टर्ब कर रही है, राइट। तो इसके अंदर जो बैंक है उन्होंने ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए कि जो वेस्ट ने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो प्रोसेस अपनाया है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली US ने भी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज़ किया था, वैसे ही हम भी कुछ कर सकते हैं और उसको देखते हुए ही RBI ने भी अपने MPC के अंदर वो रेट्स इंक्रीज़ किए हैं, राइट। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फाइंडिंग इज डैमेजिंग for the claim that monetary policy can control inflation of neither the price of agricultural goods nor the imported oil is under central bank control। तो ऐसा नहीं है कि ये रेट्स बढ़ने से जो इन्फ्लेशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ना तो एग्रीकल्चर गुड्स को कंट्रोल करती है, ना ही वो इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर कुछ उसका इफेक्ट जाता है, राइट। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है। तो क्या कर सकता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के पास एक लौता स्टेप है जिससे कि ये अपना जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल आउटपुट है, कि एग्रीकल्चरल के अलावा जो बाकी नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट है अगर उसकी ग्रोथ को कर्व कर लेते हैं, राइट, तो उससे होगा क्या, अगर उसकी ग्रोथ जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो डिमांड है उसको ग्रो करने की वो भी डिक्रीज होगी, राइट। एज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स स्लोज डाउन सो द इन्फ्लेशन विल बी सेम। वही ओवर हीटिंग वाला कि अगर जैसे इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको रेस्ट देने के लिए हम थोड़े दिन गाड़ी बंद कर देते, तो वैसे ही सेम इसमें भी एग्रीकल्चर वाले में भी कि नॉन एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी जो प्रोडक्शन है अगर उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका डिमांड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा मेजर इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या फिर कुछ रोका जाता है तो वो एक तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए पहले एक कोई भी एक कंपनी 100 आइटम्स बनाती थी, राइट, हमें 100 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 ही चाहिए,
राइट। लेकिन अब वही कंपनी वो सेम चीज़ सेम दिन में सेम लागत के साथ 50 कम बना रही है, तो वो जो आउटपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया, राइट। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, राइट। तो अभी ज़रूरत क्या है, क्या किया जाए? तो एग्रीकल्चर गुड प्राइसेस जो है, अगर उसको हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो वो एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी विदाउट इन्फ्लेशन। कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली पहले ही डाउन स्टेट में है, और अगर उसके ऊपर कुछ काम किया जाए और वो फास्ट ग्रो करती है तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इकोनॉमी को भी एक्सपैंड होने का टाइम मिल जाएगा, राइट। आइडियली जो फूड प्राइसेस है वो डिक्लाइन होने चाहिए, राइट, फॉर द कंसिक्वेंट राइज ऑफ डिमांड इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। तो इससे क्या होगा, अगर डिक्लाइन, जैसे फूड प्राइसेस के अंदर अगर डिक्लाइन होता है तो जो बाकी गुड्स की जो डिमांड है वो प्रोपेल करेगी और जिससे इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स जो यहाँ पर है वो एग्रीकल्चर वाले केस में रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पर, राइट। अगर एग्रीकल्चरल की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए, अगर उसको डिक्लाइन भी नहीं कर सकता, अगर उसको स्टेडी प्राइसेस के ऊपर बढ़ाया जाए तो वो भी इजी नहीं होगा पॉलिटिकल रीजंस के कारण। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने कभी भी ऐसा खुद को शो नहीं किया कि वो एक सेंसिटिव है कि एक चीप फूड को इंश्योर करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं, राइट, फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री और इवन देमसेल्स इन सम केसेस। कि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी स्टेट अपने खुद की एग्रीकल्चरल जो आउटपुट्स है उसको डिक्रीज नहीं करेगा एज ए कंट्री फॉर होल के लिए, और कई केसेस तो ऐसे हैं कि वो खुद के लिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो रेवेन्यूज है वो कम होते हैं, राइट। When they produce surplus, their only concern is that these be procured by central government at the highest prices, right? तो अगर हम उसको कंट्रोल करने की बात करें वो तो दूर की बात है, लेकिन अगर कभी वो गलती से या फिर कभी भी वो सरप्लस प्रोड्यूस कर भी लेते हैं तो उसका हमेशा से ही यही सीन रहता है। कोई भी स्टेट हो, वो एक पर्टिकुलर स्टेट को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर सरप्लस को एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खरीदे जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़े और ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है उनको पास भी रेवेन्यू जाए। तो ऐसा होता क्या है, जो लीडर्स हैं कई लीडर्स जो हैं वीट प्रोड्यूसिंग नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनका ये स्टैंस राइस प्रोड्यूसिंग साउदर्न स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। जैसे नॉर्थ वाले जो वीट प्रोड्यूस करते हैं उनके पास ये स्टैंस है कि हम वीट वाले उसमें नहीं करेंगे, और सेम क्योंकि वीट साउथ वालों के पास नहीं है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ वाले राइस के जो प्रोडक्शन है उसको कम करने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास राइस है और उनके पास वीट नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न वालों के पास राइस नहीं होता है, राइट। तो अगर बात करें एनी लास्टिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या रिक्वायर होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको एक स्टडी फुटिंग के ऊपर रखा जाए, एक कंटिन्यूसली राइजिंग प्रोडक्टिविटी हो जिससे कि रीओरिएंटेशन हो फार्म पॉलिसी का, राइट। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमेशा से फोकस क्या रहा है कि आउटपुट को रेज किया जाए, बढ़ाया जाए, और वो भी सुपीरियर सीरियल्स के थ्रू, तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, राइट। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर हम आर्टिकल में इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई के ऊपर कुछ आ सकता है, उसके अलावा एमपीसी के ऊपर कुछ आ सकता है, सीपीआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजरली यही था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ इफ़ यू आर नॉट काइंड ऑफ एन want to read more current affairs. You can refer to our app. You can download our daily current affairs magazine from the app. Daily current affairs booklet we are providing by the name SAR. You can use that also. It will help you to prepare in the prelims question paper. And from today it's only a month for the prelims paper, and keep practicing. Hope you will do great. And if you have any issues you can always contact to these numbers if you need any help or any kind of notes or anything you want to perceive from a UPSC aspirant perspective, or for example any of the exam, right? Okay, thank you so much. We'll meet you tomorrow. Thanks a lot.